हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज के इस वीडियो में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करे हैं ऑन योर रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट 2021 एंड 2022। सो आज के इस वीडियो में मैंने जो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको डिस्कस करे हैं, ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में और एज वेल एज हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन करा है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड बेसिक डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके प्रिपरेशंस को बूस्ट करने के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। तो हमने जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट बनाया है, ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपका सारा रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट बनाया है, और आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हमने हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के इस कंटेंट में कवर करा है। और हम आपको गारंटी देते हैं कि हमारे इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के मटेरियल से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो हमारे इस कोर्स को परचेस करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करना है। याद रखिए, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, और कॉन्टैक्ट करने के विद इन 15 to 20 मिनट्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। सो इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, 1000 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो हमारा जो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट है, ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर और जो एक्चुअल पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में हमने कवर करे हैं। तो आपको हमारा, अगर आप कोर्स परचेस करोगे, अगर आप हमारा कोर्स फॉलो करोगे, तो आपको कुछ इस तरीके से हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में आपको प्रिपरेशन करना है कि आपको हमारे जो नोट्स है और जो मॉक टेस्ट को एक वीक में कवर कर लेना है। और ये जो 1000 प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ है, 1000 प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ, ये आप आपके एज अ रिविजन के तौर पर यूज कर सकते हो। आप आपके एग्जाम के एक दिन पहले, और अगर आप आपके एग्जाम के इवन 4 to 5 आवर्स पहले भी इसको एक बार रीड कर चले जाओगे, तो आप एग्जाम में इजीली क्वेश्चंस को मार्क कर आ जाओगे। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि हमारे इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बैच के स्टूडेंट्स हैं, उन कई स्टूडेंट्स का फीडबैक है कि उनको हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से डायरेक्टली एग्जाम में 10 to 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो हमारे इस स्टडी मटेरियल को परचेस करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिए, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कॉन्टैक्ट करना है। और आप अगर मैसेज करते हो, मैसेज करने के विद इन 15 to 20 मिनट्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। सो इस ऐप पर आपको 1 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी, और अगर आप ऐप पर जाते हो तो आपको डायरेक्टली वहां पर सारा कंटेंट इजिली अवेलेबल हो जाएगा। और ऐप को डाउनलोड करने के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो वहां से आप हमारे ऐप को एक्सेस कर सकते हो। एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तृतीयक स्रोत डाटा का लाभ है। बेनिफिट ऑफ सेकेंडरी डेटा इज दैट। इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि आपके द्वितीयक स्रोत डेटा जो होता है, उसका बेनिफिट, उसके फायदे क्या होते हैं। मतलब आपके जो सेकेंडरी सोर्स डेटा होता है, उसका बेनिफिट क्या होता है, दिए गए ऑप्शंस में से हमें ये पता लगाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेकेंडरी सोर्स डेटा क्या होता है, मतलब आपके द्वितीयक स्रोत डेटा ये होता क्या है। सो याद रखिएगा, रिसर्च में आपके 2 टाइप के डेटा होता है। एक होता है प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं। प्राइमरी डेटा वो होता है जो रिसर्चर्स खुद जनरेट करते हैं, उस डेटा को रिसर्चर खुद डेवलप करते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा सोर्स। ऐसा डेटा जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के थ्रू खुद डेटा को जनरेट करते हैं, खुद डेटा जनरेट करते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा क्या होता है, मतलब आपका द्वितीयक डेटा क्या होता है, वो डेटा होता है जो पहले से ही उपलब्ध हो, पहले से ही प्रेजेंट हो आपको यहाँ पर, आप यहाँ पर कोई डेटा को जनरेट नहीं करते हो। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, मतलब द्वितीयक आपका डेटा क्या होता है जिसमें आपके पास पहले से ही इंफॉर्मेशन उपलब्ध होती है। जर्नल्स, आर्टिकल्स, पेपर्स वगैरह में पहले से ही आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। अब इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है, आपका जो सेकेंडरी सोर्स डेटा होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है, मतलब आपके द्वितीयक स्रोत डेटा होता है, इसका फायदे क्या होता है, इसका लाभ क्या है।
सो हम एक एक करके सारे विकल्प देखते हैं और पता लगाते हैं आपके सेकेंडरी सोर्स डेटा का बेनिफिट क्या होगा। सो पहले हम ऑप्शन बी देखेंगे। इट इज प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, मतलब ये प्रयोजना विशिष्ट होता है। नहीं, आपका जो प्रोजेक्ट है उसी से स्पेसिफिक, कोई पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट है उसी से स्पेसिफिक होगा कि नहीं। मान लीजिए किसी का कुछ और प्रोजेक्ट है, कोई किसी दवाई पर काम कर रहा है, कोई किसी ड्रग्स पर काम कर रहा है, सो उसके वो अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से सेकेंडरी सोर्स मतलब अवेलेबल डेटा होगा उसकी हेल्प लेगा। ऐसा पर्सन जो किसी और टॉपिक पर रिसर्च कर रहा है, कोई हिस्टोरिकल टॉपिक पर रिसर्च कर रहा है, कोई सोशल सर्विसेज पर रिसर्च कर रहा है, सो वो अपने टॉपिक के हिसाब से, वो आपका जो प्रोजेक्ट है उनके हिसाब से वो अपने सेकेंडरी सोर्स डेटा, जो भी सेकेंडरी डेटा होगा, जो भी उस टॉपिक पर पहले से ही रिसर्च की होगी उसका रेफरेंस लेगा वो। जरूरी नहीं आपका जो प्रोजेक्ट है उसी से स्पेसिफिक हो आपका सेकेंडरी डेटा। ये तो सेकेंडरी डेटा का, आपका सेकेंडरी सोर्स डेटा का बेनिफिट नहीं होगा, आपका द्वितीयक स्रोत डेटा का फायदा नहीं होगा। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प भी है इस क्वेश्चन का रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा, इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, इट इज टाइम बाउंडेड, मतलब यह समय विद्युत होता है। नहीं, यहाँ पर आपके लिए कोई समय का बंदिश नहीं होती है, आपको समय समय होता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो प्रेजेंट है, इंफॉर्मेशन उपलब्ध है आपके पास, जो भी आपके वो डेटा है, डेटा ऑलरेडी उपलब्ध है आपके पास। यहाँ पर आपको कोई टाइम नहीं होता कि इतने ही टाइम में आपको डेटा लेना होता है, आप कभी भी ले सकते हो। यहाँ पर टाइम की कोई लिमिट नहीं होती है, टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं होता है, समय समय ही समय होता है आपके पास। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प सी दिया गया है ये टोटली इनकरेक्ट है, ये गलत हो जाएगा विकल्प। उसी तरीके से ऑप्शन डी, इट इज इंटरनल डेटा, मतलब ये आंतरिक डेटा होता है। इंटरनल डेटा का मतलब क्या होता है, ये आपका प्राइमरी डेटा के अंडर आता है। मतलब इंटरनल डेटा जो आप खुद जनरेट करते हो उसे हम कहते हैं इंटरनल डेटा, मतलब आंतरिक डाटा। आंतरिक डाटा क्या होता है, जो आप खुद से बनाओगे, ऐसा डेटा जो आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करके खुद से बनाओगे उसे हम कहते हैं इंटरनल डेटा, आंतरिक डेटा। सो आपका जो सेकेंडरी सोर्स डेटा होता है, आपका द्वितीयक स्रोत डेटा जो होता है, ये आपका आंतरिक डेटा नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प डी है ये भी इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। सो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए, इट सेव्स इमेंसली टर्म्स ऑफ बोथ कॉस्ट एंड टाइम। ये आपका समय भी बचाता है और ये आपका जो कॉस्ट है मतलब मनी है उससे भी बचाता है, मतलब आपके जो समय के में भारी बचत करता है। ओके, आपका समय एज वेल एज आपका जो पैसे है वो दोनों भी चीजों को बचाता है। याद रखिएगा सेकेंडरी सोर्स, क्योंकि ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है तो आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको कोई इन्फॉर्मेशन को ढूंढना नहीं है, आपके पास टाइम ही टाइम होता है, टाइम भी बच जाता है आपके पास और कॉस्ट भी, यहाँ पर आपका पैसे भी खर्च नहीं होता है ज्यादा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, ये लागत और समय में भारी बचत करता है। इट सेव्स इमेंसली इन टर्म्स ऑफ बोथ कॉस्ट एंड टाइम। अगला प्रश्न, a journalist wanted to record the views of the people on the budget near the market. The sampling method that the journalist will use is. बाजार में समीप एक पत्रकार के संघ के बजट पर लोगों के विचार की रिकॉर्ड करना है। पत्रकार कौन सी प्रतिचयन विधि का उपयोग करेगा। अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट एक मार्केट प्लेस पर गया है और वहां पर लोगों के ओपिनियन ले रहा है जर्नलिस्ट बजट पर। सो यहाँ पर जो जर्नलिस्ट है वो किस सैम्पलिंग मेथड का यूज करेगा लोगों के ओपिनियन जानने के लिए। मतलब एक बाजार है, उस बाजार में पत्रकार को कुछ बजट पर लोगों के विचारों को रिकॉर्ड करना है। सो यहाँ पर जो पत्रकार है वो कौन सी प्रतिचयन विधि का उपयोग करेगा, हमें इस क्वेश्चन में ये पता लगाना है। जैसे कि यहाँ पर रिसर्चर मतलब जब जर्नलिस्ट है ये बजट पर लोगों की ओपिनियन ले रहा है। तो बजट क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए पहले तो। बजट क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट हर ईयर में एक बजट देती है, मतलब कितना पैसे कहाँ स्पेंड होने वाला है, कितना पैसे हेल्थ पर स्पेंड होने वाला है लोगों के, कितने पैसे एजुकेशन पर स्पेंड करा जाएगा। तो यहाँ पर बजट में ये सारी चीजें डिसाइड होती है। सो बजट पर लोगों की क्या ओपिनियन है, जैसे हर ईयर हर साल जो है गवर्नमेंट बजट निकालती है। सो यहाँ पर जर्नलिस्ट को ये पता लगाना है कि जो बजट गवर्नमेंट ने निकाला है उस पर लोगों की क्या राय है, उनके क्या विचार है, उनके क्या ओपिनियन है, कि वो बजट सही है या फिर नहीं सही है। उनके हिसाब से उनकी ओपिनियन जान रहे हैं, उनके विचारों को जान रहे हैं यहाँ पर जर्नलिस्ट। तो याद रखिएगा जर्नलिस्ट क्या कर रहे हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से
मार्केट प्लेस पर गए हैं। जर्नलिस्ट अपनी सुविधा के हिसाब से वो मार्केट प्लेस पर गए हैं और वहां पर लोगों से बजट के ओपिनियन ले रहे हैं। तो यहाँ पर अपनी सुविधा के हिसाब से वो मार्केट में गए हैं और वहां पर लोगों से ओपिनियन ले रहे हैं। तो अपनी सुविधा के हिसाब से जा रहे हैं जर्नलिस्ट, मतलब यहाँ पर जो जर्नलिस्ट है ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग का यूज करेंगे। सो याद रखिएगा, कन्वीनियंस सैम्पलिंग जिसे हम कहते हैं सुविधाजनक प्रतिचयन, और कन्वीनियंस को हम और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं। आपको ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग को एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं। सो किस तरीके से यहाँ पर जो जर्नलिस्ट है वो लोगों का ओपिनियन जानेंगे बजट पर। मान लीजिए जर्नलिस्ट कोई मार्केट प्लेस पर खड़े हैं, अब जो लोग उनको दिख रहे हैं वो पर्टिकुलर कोई भी लोगों के पास जाएंगे और उनका ओपिनियन लेंगे। अब मान लीजिए इस पर्सन के पास जर्नलिस्ट गए और उनसे ओपिनियन ले रहे। इस पर्सन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जर्नलिस्ट को, तो कोई दूसरे पर्सन से जर्नलिस्ट रिस्पॉन्स लेंगे। अगर इसने नहीं दिया तो किसी और पर्सन से और जर्नलिस्ट रिस्पॉन्स देंगे। मतलब यहाँ पर एक एक्सीडेंट की तरह, मतलब डायरेक्टली जाकर लोगों से ओपिनियन ले रहे हैं। यहाँ पर रिसर्चर ने नहीं डिसाइड किया था पहले से कि मैं इस पर्सन को लूंगा। रिसर्चर को तो पता ही नहीं कि मार्केट में कौन से लोग हैं, वो तो डायरेक्टली जा रहे हैं और लोगों से उनका ओपिनियन ले रहे हैं। सो यहाँ पर जो जर्नलिस्ट है वो इस स्टडी को करने के लिए, मतलब बजट पर लोगों के ओपिनियन लेने के लिए कन्वीनियंस और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, इस सैम्पलिंग मेथड का यूज करेंगे, इस प्रतिचयन विधि का उपयोग करेंगे। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब जो इनकरेक्ट ऑप्शन है, जो गलत विकल्प है, उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, आप रैंडमली किसी भी लोग को चुन लेते हो। सो यहाँ पर रिसर्चर को पता नहीं कि कौन से लोग रिस्पॉन्स करेंगे, कौन से लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। सो रिसर्चर यहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग का उपयोग नहीं कर सकते, मतलब यादृच्छिक प्रतिचयन का उपयोग नहीं कर सकते। देन ऑप्शन बी, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग जहां पर रिसर्चर रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट नहीं करते, मतलब जहां पर रिसर्चर जजमेंट नहीं लगा सकते कि मुझे इस पर्सन से ही इंफॉर्मेशन मिल सकती है, मुझे इस पर्सन से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ऐसा नहीं कर सकते रिसर्चर। सो ऑब्वियसली यहाँ पर जो रिसर्चर है नॉन रैंडम सैम्पलिंग, मतलब जो जर्नलिस्ट है ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग मतलब गैर यादृच्छिक प्रतिचयन का उपयोग नहीं करेंगे। एंड ऑब्वियसली जजमेंट सैम्पलिंग भी इस क्वेश्चन का इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जिसे हम कहते हैं सुविधाजनक प्रतिचयन। नेक्स्ट, एक मात्रात्मक अध्ययन की रिपोर्ट में शामिल नहीं होगी। अ रिपोर्ट ऑफ अ क्वांटिटेटिव स्टडी विल नॉट इंक्लूड। इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर आप क्वांटिटेटिव स्टडी परफॉर्म कर रहे हो तो आप उस क्वांटिटेटिव स्टडी में कौन सी ऐसी चीज है जिसको रिपोर्ट नहीं करोगे, जिसको इंक्लूड नहीं करोगे। मतलब आप एक मात्रात्मक अध्ययन की रिपोर्ट लिख रहे हो तो उसमें आप कौन से ऐसे विकल्प है जिसको आप शामिल नहीं करोगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि क्वांटिटेटिव स्टडी होती क्या है, मतलब आपकी मात्रात्मक अध्ययन होती क्या है। क्वांटिटेटिव स्टडी, तो क्वांटिटेटिव स्टडी में क्या करते हैं हम, हमारे पास थियोरी अवेलेबल होती है, हमारे पास थियोरी अवेलेबल होती है, हमारे पास कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होती है। इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, उस पर हम हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं, उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको मेजर करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसको देखेंगे, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करेंगे किस तरीके से फेनोमेना हैपन हो रहा है। सारी चीजें आप ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो। देन एनालिसिस के बाद आप कुछ इंटरप्रेट करते हो, कुछ चीजों को मेजर करोगे। सो बेसिकली क्वांटिटेटिव स्टडी का मतलब क्या होता है, जिसमें आप नंबर से डील करो, जिसमें आप कोई क्वांटिटी से डील करो, आप चीजों को मेजर करोगे, आप देखोगे कि जो आपके जो थ्योरी है ये वैलिड है या फिर नहीं। बेसिकली हम यही देखते हैं क्वांटिटेटिव स्टडी में। जैसे हम क्वालिटेटिव स्टडी में थ्योरी बना लेते हैं तो उसी थ्योरी का वैलिड करते हैं, उसको हम देखते हैं कि वो थ्योरी वैलिड है या फिर नहीं, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट वेज से ऑब्जर्व करेंगे, उस पर टेस्ट परफॉर्म करेंगे, उसमें जो भी फेनोमेना हो रहा है, जो भी आपके पास जो भी फेनोमेना अकर हो रहा है, उन सारे चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, जो भी चीजें हैपन हो रही है उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको मेजर करेंगे। बेसिकली क्वांटिटेटिव है तो मेजरमेंट तो बहुत जरूरी है, आप चीजों को मापते हो क्वांटिटेटिव स्टडी में। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है ये सही है, आप चीजों को मेजर करते हो, काउंट करते हो। क्वांटिटेटिव है मतलब क्वांटिटी से डील कर रही है, क्वांटिफिएबल डेटा होगा इसमें आपके पास क्वांटिटेटिव स्टडी में, जिसको आप काउंट कर सके। उसी तरीके से आप ये भी बताते हो कि आपकी जो थ्योरी है ये वैलिड है या फिर नहीं, आप वैलिडेशन बताते हो, ये कि थ्योरी वैलिड है
या नहीं है, हम मान सकते हैं कि नहीं इस तरीके की थ्योरी सही है या फिर नहीं है। मतलब हम अपने हमारी थ्योरी को प्रूव करते हैं, वो वैलिड बताते हैं कि उसकी मान्यता है या फिर नहीं है। सो वैलिडेशन जो है ये भी क्वांटिटेटिव स्टडी का पार्ट होती है। सो मेजरमेंट ऑब्वियसली होगा, वैलिडेशन भी होता है, रिजल्ट भी होता है, क्योंकि हम ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, हाइपोथेसिस ले डाउन करने के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, मेजर करेंगे, हर चीज करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में हम आप इंटरप्रिटेशन देते हो, कुछ कंक्लूजन देते हो, उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलता है, उसके बेसिस पर आप बताते हो। आपके जो भी टेस्ट होते हैं, आपने जो भी परफॉर्म किया होता है, जो भी स्टडी करते हैं क्वांटिटेटिव स्टडी में, लास्ट में आप रिजल्ट बताते हो कि इससे क्या आपको मिल रहा है, क्या रिजल्ट आपका आ रहा है, क्या आपकी रिजल्ट बता रही है। सो रिजल्ट भी क्वांटिटेटिव स्टडी का पार्ट होती है। ये बहुत जरूरी है, क्वांटिटेटिव स्टडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी रिजल्ट, क्योंकि आप रिजल्ट के लिए क्वांटिटेटिव स्टडी परफॉर्म करते हो। तो याद रखिएगा, मेजरमेंट, रिजल्ट एंड वैलिडेशन, ये तीनों भी आपके क्वांटिटेटिव स्टडी में इंक्लूड होंगे। और जो इंक्लूड नहीं होता है वो विकल्प है, वो ऑप्शन है आपका कन्फेशन, जिसे हम कहते हैं कबूलना। कन्फेशन क्या होता है, जिसमें आपने कोई गलत कर दिया तो आप कबूलते हो, आपने कुछ जुर्म कर दिया जैसे, तो आप क्या करते हो, उसको कबूलते हो कि मैंने ये गलती करी है। आप बेसिकली आपकी मिस्टेक्स बताते हो। सो क्वांटिटेटिव स्टडी में हम हमारी कोई मिस्टेक्स नहीं आगे रखते, रिसर्च आपने कोई मिस्टेक्स को नहीं बताते, कुछ कन्फेस नहीं करते। सो कन्फेशन जो है क्वांटिटेटिव स्टडी में इंक्लूड नहीं होता है, ये क्वांटिटेटिव स्टडी का पार्ट नहीं होता है। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्फेशन, कबूलना। नेक्स्ट, अन्वेषणात्मक शोध का उद्देश्य होता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज। इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि आपकी जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है, जो आपकी अन्वेषणात्मक शोध होती है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है। तो याद रखिएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आपकी वो रिसर्च होती है जो ऐसा फेनोमेना जो कि वेल डिफाइंड नहीं होता है, जो क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है, उसको डिफाइन करने के लिए, ऐसा फेनोमेना जो कंफ्यूजिंग फेनोमेना था उसको वेल डिफाइन करने के लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज करते हैं, आपके अन्वेषणात्मक शोध का यूज करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। सो आपकी जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है उसमें आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आप हाइपोथेसिस को डेवलप करते हो रेदर देन टेस्टिंग। मतलब आपकी जो परिकल्पना है उसको आप डेवलप करते हो, उसको टेस्ट नहीं करते। मतलब परिकल्पना के परीक्षण के स्थान पर केवल उसका निर्माण करना, उसका सिर्फ निर्माण करते हो आप, उसका परीक्षण नहीं करते, उसका टेस्ट नहीं करते। आप आपकी परिकल्पना का परीक्षण नहीं करोगे, आप केवल उसका निर्माण करोगे। मतलब आप बताओगे, आपके जो भी अपने जो फेनोमेना उसको डिफाइन कर लिया, आप बताओगे कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, लेकिन आप उसको टेस्ट नहीं करोगे। आप आपकी हाइपोथेसिस, आप आपकी परिकल्पना का परीक्षण दूसरी रिसर्च में करते हैं, दूसरी शोध में करते हैं, लेकिन आप आपकी अन्वेषणात्मक शोध में आपकी हाइपोथेसिस मतलब आपकी जो परिकल्पना है उसका परीक्षण नहीं करते। बस आप आपकी परिकल्पना का, आप केवल आपकी परिकल्पना का निर्माण करते हो, मतलब आपके हाइपोथेसिस को डेवलप करते हो, टेस्ट नहीं करते हो। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प डी है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब इस प्रश्न का जो रिमेनिंग ऑप्शन है, जो बचे हुए विकल्प है, उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए, टू गिव अ सॉल्यूशन टू एन अर्जेंट इशू और प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, मतलब समाज की किसी तात्कालिक समस्या या मुद्दे का समाधान तलाश करना। नहीं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का ये उद्देश्य नहीं होता है, आपके अन्वेषणात्मक शोध का ये उद्देश्य नहीं होता है कि समाज में किसी तत्काल समस्या का सॉल्व करना, तत्काल समस्या या फिर मुद्दे का समाधान तलाश करना, ये नहीं होता है। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प ए है ये इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। देन विकल्प बी, टू आइडेंटिफाई द पॉलिसी मेकर्स, मतलब नीति निर्माताओं का पहचान करना। पॉलिसी मेकर्स मतलब आप जैसे पॉलिसी बनाते हो, मतलब जिसने, मान लीजिए किसी ने बना लिया नाइट स्कूल, तो एक पॉलिसी है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसका पहचान करने के लिए आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च नहीं परफॉर्म करते। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आपकी अन्वेषणात्मक शोध का यह उद्देश्य नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प बी है ये भी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। देन ऑप्शन सी, टू डिसाइड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब भविष्य की कार्य योजना का निर्णय करना।
सो यहाँ पर अन्वेषणात्मक शोध में आप ये नहीं बताते हो कि आप भविष्य में कैसा योजना करोगे, आप भविष्य में क्या डिसाइड करोगे, कैसे एक्शन लोगे, आप ये नहीं बताते हो आपके एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प सी है ये भी गलत हो जाएगा। सो इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, आपकी जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है, जो आपकी अन्वेषणात्मक शोध का उद्देश्य होता है, वो होता है आपकी परिकल्पना का निर्माण करना और आपकी परिकल्पना का परीक्षण करना, मतलब आपके हाइपोथेसिस को डेवलप करना rather than हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी अध्ययन के तहत जनसंख्या की परिमाण, प्रवृत्ति या व्यवहार के बारे में एक कथन को कहा जाता है। A statement about the magnitude, trend or behavior of a population under study is called। इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है और ये फाइंड आउट करना है कि स्टेटमेंट गिवन है, उस स्टेटमेंट में हमें जनसंख्या की परिमाण, प्रवृत्ति या व्यवहार के बारे में कुछ बताया गया है। सो उस परिकल्पना को हम क्या कहेंगे, हमें ये पता लगाना है। सो याद रखिए, जब भी एक आपको स्टेटमेंट गिवन है, उस स्टेटमेंट में आपको ये बताया गया है कि किसी भी पॉपुलेशन के, किसी भी जनसंख्या के परिमाण, प्रवृत्ति या व्यवहार, मतलब किसी भी पॉपुलेशन का मैग्नीट्यूड, ट्रेंड या फिर बिहेवियर के बारे में हमें वो स्टेटमेंट बता रहा है, तो वो आपकी डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस होगी, मतलब वर्णनात्मक परिकल्पना होगी। सो यहाँ पर आपका जो विकल्प सी है वो करेक्ट हो जाएगा। सो आपको जो ये डेफिनेशन दी गई है, ये आपकी जो विकल्प सी है उसकी डेफिनेशन गिवन है इस प्रश्न में। अब जो आपको इनकरेक्ट ऑप्शन गिवन है, जो आपके गलत विकल्प दिए गए हैं, उसे भी हम एक बारी देख लेते हैं। सो ऑप्शन ए विकल्प है आपको गिवन है नल हाइपोथेसिस, जिसे हम कहते हैं शून्य परिकल्पना और नगण्य परिकल्पना भी कहते हैं। सो नल हाइपोथेसिस और शून्य परिकल्पना का मतलब क्या होता है, कौन सी हाइपोथेसिस होती है, ये वो हाइपोथेसिस है जो रिसर्चर अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। जो अपनी हाइपोथेसिस होती है रिसर्चर की, नल हाइपोथेसिस को रिसर्चर टेस्ट करते हैं और ये बताते हैं कि उनकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर अपनी वो नल हाइपोथेसिस को मतलब या फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर रिजेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि आपके जो चर है, चरों के बीच में कोई संबंध नहीं होता है, कोई रिलेशन नहीं होता है। लेकिन हमें इस डेफिनेशन में ऐसा कुछ गिवन नहीं है। सो यहाँ पर आपका जो विकल्प है ये गलत हो जाएगा। विकल्प भी आपको गिवन है वैकल्पिक परिकल्पना, जिसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये आपके नल हाइपोथेसिस का उल्टा होती है, मतलब नल हाइपोथेसिस की ये अपोजिट होती है। जैसे नल हाइपोथेसिस बताती है कि आपके चरों के बीच में कोई संबंध नहीं है, उसी तरीके से अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बताती है कि आपके चरों के बीच में कुछ ना कुछ संबंध होगा। तो यहाँ पर हमें चरों के बीच में कोई संबंध से रिलेटेड हमें ये प्रश्न गिवन नहीं है, मतलब यहाँ पर आपका जो विकल्प भी है ये भी गलत हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प डी रिलेशनल हाइपोथेसिस, जैसे हम कहते हैं संबंधप्रक परिकल्पना। और रिलेशनल हाइपोथेसिस बताती है कि आपके जो चर है, चरों के बीच में कुछ ना कुछ संबंध होगा। लेकिन उसी तरीके से आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होती है, आपको याद रखना है, ये आपकी नल हाइपोथेसिस की उल्टी होती है। मतलब आपकी जो वैकल्पिक परिकल्पना है ये आपकी नगण्य मतलब शून्य परिकल्पना की उल्टी होती है। लेकिन रिलेशनल हाइपोथेसिस आपकी जो नल हाइपोथेसिस है उसकी उल्टी नहीं होती है, मतलब उसकी अपोजिट नहीं होती है। लेकिन रिलेशनल हाइपोथेसिस बताती है आपके जो चर है, चरों के बीच में कुछ ना कुछ संबंध है। सो हमें संबंध से रिलेटेड ये क्वेश्चन नहीं गिवन है। सो यहाँ पर आपका जो विकल्प डी है ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रश्न में हमें यह बता रहा है कि आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, वो स्टेटमेंट आपके जनसंख्या के परिमाण, प्रवृत्ति या व्यवहार के बारे में बता रहा है। सो उस हाइपोथेसिस को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस, जिसे हम वर्णनात्मक परिकल्पना भी कहते हैं। सो यहाँ पर आपका विकल्प सी है ये सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। एंड आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।